इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोल कंसेप्ट। आपको पता ही है कि हम IIT JEE मेंस का तैयारी शुरू कर रहे हैं। सो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है विच इज़ मोल कंसेप्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मोल कंसेप्ट क्यों पढ़ते हो इसके बारे में मैं आज आपको बता दूँगी, और इसका यूजेस क्या होता है, और मोल कंसेप्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज़ करते कैसे। सो स्टूडेंट्स को ये डाउट 9th ऑनवर्ड्स आने लगता है, क्योंकि क्लास 10 से हमको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मिलते रहता है मोल कंसेप्ट का। सो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। सो हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ मोल कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला, और उसके साथ कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो जी मेंस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मेक दिस साइंस क्लासेस में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना चाहिए, क्योंकि मतलब फोर्स नहीं करूँ लाइक करने में, पर आपको लाइक करना चाहिए, क्योंकि जिससे मुझे क्लियर हो कि आपको वीडियो से कुछ मदद मिले। ठीक है, आप देख के छोड़ देते हैं, इट्स लाइक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहता। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। कमेंट अगर आपको डाउट नहीं है तो कमेंट करना इतना ज़रूरी नहीं है, पर लाइक तो कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ होता है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू है, इससे न्यू वीडियोस का हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और इस चैनल से आपको अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, मतलब हमको ऐसा लगता है कौन से चैनल से ज़्यादा अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इस टॉपिक के बाद, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी साइंस क्लासेस से आपको हर केमिस्ट्री का वीडियो क्लियर हो रहा है, सो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछो और मैं उसका वीडियो दूँ तो आप तक जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सो नोटिफिकेशन को ऑन भी बटन भी ऑन कर दीजिएगा, उसके पास बेल आइकन रहता है। सो ये मैं खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके ही फ्यूचर की बात है, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट विच इज़ मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट देखिए, मोल कंसेप्ट को पढ़ते क्यों? आपने कभी सोचा है कि ये जो मोल कंसेप्ट है ये साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में क्यों रखा? आपको ऐसा लगता होगा, अगर लगता भी है तो कोई क्लियर करता है। ठीक है, सिंपल इसका हम फॉर्मूला से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर जब तक हम उसका यूज़ नहीं समझेंगे तब तक हमको कैसे क्लियर होगा कि वो उसका एक्चुअल मतलब नॉलेज क्या मिल रहा है हमें। तो बेटर है कि आप पहले मोल कंसेप्ट का यूज़ क्या होता है ये समझें। देखिए, मोल कंसेप्ट बेसिकली केमिस्ट्री में क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको तो पता ही है कि केमिस्ट्री इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिकल्स, मतलब जब भी हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो हमको हर चीज़ का क्वांटिटी पता होना चाहिए। हम अगर कुछ भी क्वांटिटी के साथ कुछ भी क्वांटिटी को मिक्स कर देंगे तो हो सकता है कि हमको अपना प्रेफरेंस जो प्रोडक्ट है वो ना मिले। ठीक है, सो रिएक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्वांटिटी पता है, जिससे हमको हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजीली हमको मिल पाए। सो मोल कंसेप्ट में यूज़ इजीली करते हैं, जिससे हमें क्वांटिटी का परफेक्ट जो है अमाउंट पता चल जाए, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री में वो उसमें हमको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। इसलिए साइंटिस्ट ने मोल कंसेप्ट को यूज़ किया, और इसी मोल कंसेप्ट में जो वर्ड मोल दिख रहा है हमको, ये मोल का एक पर्टिकुलर हमको वैल्यू दे दी जाती है, उसको बोलते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट। सो आज मैं आपको भी क्लियर करने वाली हूँ कि अवोगाड्रो कांस्टेंट को यूज़ कैसे करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना जितना भी एटम से स्टार्ट होता है आपका स्टडी, एटम से मॉलिक्यूल्स तक, इवन इक्वेशंस तक हम अपना जो है फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट क्वांटिटी ऑफ द केमिकल इक्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पढ़ाई का बेसिक चैप्टर विच इज़ मोल कंसेप्ट। देखिए,
What is mole? Mole is a number which is used to define that how much you can say particles, how much particles, or you can say that how much quantity of the particles. Okay, how much quantity of the particles. मैं आपको क्लियर कर देना वाली कि क्या क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स is present in any substance. मैं लिख लेती हूँ पहले, ये आपको समझाने के लिए है. Then mole is usually has a definite value. ये indefinite था पर साइंटिस्ट ने इसको डेफिनेट कर दिया. उसको बोलते हैं mole is usually has a definite value called Avogadro constant. ये आप लिख लीजिए. ये Avogadro constant का एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है which is 6.022 into 10 to the power 23. अभी इसके बाद क्या यूनिट लगेगा ये हमको पता नहीं होता. ठीक है, ये हमको निकालना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम है, किस पर्टिकुलर एटम के अंदर कितना एटम है और होगा इन फ्यूचर. इसी के लिए साइंटिस्ट ने ये डिफाइनेट वैल्यू फाइंड किया. ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है इसका यूज किया जाता कैसे है. देखिए इतना आपको क्लियर हुआ क्या कि मोल इज जस्ट अ नंबर which is usually used to define that how much quantity of the particle is present at a particular substance. इसके साथ साथ मोल का जो एक वैल्यू होता है वो कांस्टेंट रख दिया है साइंटिस्ट ने which is usually called as Avogadro constant. क्या बोलते हैं उसको? Avogadro constant. Avogadro constant का एक वैल्यू हमको पता लग गया which is 6.022 into 10 to the power 23. अब इसके बाद आपको लग रहा होगा कि 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम, किलोग्राम, लीटर कुछ ऐसा होगा, पर ये एक्चुअल में नंबर होता है. इट हैज़ नो यूनिट. तो इसका मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये एक कांस्टेंट टर्म की तरह हमको मदद करेगा. मतलब इसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं. देखिए एक मिनट देख लेते हैं वीडियो ठीक से आ रहा है तो पता चला पूरा वीडियो बन गया, उसके बाद रिकॉर्डिंग ही हुआ, कभी कभी होता है. सो आपको यहाँ तक जो मैंने लिखा इसको क्लियर करना है. देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एटम है. ठीक है, कौन से एलिमेंट का एटम है? कोई भी एलिमेंट का एटम ले लो. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ये फाइंड करना बहुत इजी है थ्रू एटॉमिक नंबर. पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उसके मास से एक एटम का मतलब एग्जिस्टेंस पता चलता है. उसको काउंट करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रहती. अगेन आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के थ्रू आउट ही हमारे पास जो मास आते हैं इन फ्यूचर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर वो पॉसिबल होते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यू कैन से क्वांटिटी इन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस. इट मे बी एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूलर, इट मे बी एनी काइंड ऑफ केमिकल इक्वेशन सब्सटेंस यू कैन से. बट इसको फाइंड करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी. पहले साइंटिस्ट जब नहीं सर्च कर पाए कि एक्चुअल में कोई कांस्टेंट टर्म भी था, उसके पहले बहुत दिक्कत होती थी उसका परफेक्ट अमाउंट निकालना किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का. तो साइंटिस्ट ना बहुत कंफ्यूजन में रहते थे कि एक्चुअल में ये जो टर्म है इसके बिना जो एटम आप देख सकते हो, कोई भी एटम कोई मॉलिक्यूल वो कैसे अधूरा दिखता था.
ठीक है। सो ये जो टर्म है ये मैक्सिमम साइंटिस्ट को कॉमन मिली, ठीक है। मतलब इसके प्रोडक्ट के साथ जो आपका टर्म निकलेगा, एटम्स, आयंस, जो भी आपका इन फ्यूचर क्वांटिटी निकलेगा वो परफेक्ट निकलेगा। और इसके साथ ही हम मास भी कैलकुलेट कर लेते थे, मास। सो ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, इसीलिए इसको हमने बोला अवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हमको अवोगाड्रो कांस्टेंट को यूज़ करने के लिए पहले तो एक बहुत अच्छी चीज़ समझनी पड़ी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं कि क्वेश्चन हाउ मेनी, क्वेश्चन से समझते हैं कि ये इजी होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ moles present in hydrogen atom। अगर मैं ऐसे आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं? मोल्स, मोल्स मतलब क्या होता है कि इस, देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन एटम में, पर यहाँ पर हमको पता नहीं है कि कितना है। सो इसको काउंट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन एटम है, यह जो हाइड्रोजन एटम है इसमें एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन दिख रहा है ये एटम है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मतलब क्या होता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतने भी एटम्स, इतने भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पर यहाँ पर पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, नॉट हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, ठीक है। सो यहाँ पर अगर एटम पूछ ले तो हमको इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर देना होता, पर यहाँ पर वैसा हमको नहीं करना। यहाँ पर सिंपल हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है। अगर हाइड्रोजन एटम हमको गिवन एक दिख रहा है, एक ही हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल भी एक ही होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रही हूँ? इसको बोलते हैं POAC, मतलब POAC एक ऐसा टर्म है, इससे हमको मदद मिलती है कि मोल और एटम को किस तरह से इक्वल रखा जाए, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसको न्यूमेरिकल, ठीक है। इसका एक फुल फॉर्म होता है कि POAC को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये जो रूल होता है इससे हमको क्या समझ आता है, ये पढ़ा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये जो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इसका मेन मकसद ये होता है कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, क्या समझ आता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन से कि जो प्रोडक्ट मिलता है हमको वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल रहता है, रिएक्टेंट। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास ऑफ कंजर्वेशन मीन कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हमको एटम रखना है, तो यहाँ पर 1 मोल इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म है इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ये तो इक्वल होगा पर इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एटम एक है तो नंबर ऑफ मोल भी एक ही, ठीक है। ये हमको समझ में आ रहा है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या क्या बताया मैंने? इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? बता दो। नेक्स्ट देखिए,
आपने लिख लिया अवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू। ये क्या है? पढ़ाने के बाद लिखती हूँ कौन सब्जेक्ट का पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली में जल्दी में लिखना भूल जाती हूँ। आपको तो पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ। सो बट ओके, सो अब हमको क्या देखना है कि ये जो मोल कंसेप्ट है, इस मोल कंसेप्ट का बेसिक यूज होता है। देखिए मोल कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि केमिस्ट्री में क्वांटिटी के लिए मोल कंसेप्ट का यूज होना बहुत ज़रूरी है। यूज आपको पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमको जो मोल कंसेप्ट में बेसिकली देखने को मिल सकता है विच इज मोल से मास निकालना, ठीक है। तो मोल से मास निकालना हमको पड़ेगा। सो पहले तो बचपन से मतलब एलिमेंट्री क्लासेस से हमको कुछ चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर बताइए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6। ऐसे आपको एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा। ये एटॉमिक नंबर क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों पढ़ाया जाता है? जिससे हमको एलिमेंट्स का ज्ञान, एलिमेंट्स 118 होते हैं, वही एटम्स आपके अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब एटम्स तो बेसिकली स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं ना, वो एलिमेंट्स से एटम बनते हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट से हमको एटम्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, या फिर उसको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये दो तरीके से स्टेबल रहते हैं, या फिर ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर था। पर अब हमको क्या देखना है कि ये जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर में जो ये एटम्स का जो आपको नंबर दे दिया गया है, ये नंबर का यूज होता है। देखिए जो एटॉमिक नंबर है वो यूज किया जाता है कि इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन that how many protons and how many electrons are present in the particular atom, ठीक है। ये इसका इंफॉर्मेशन देते हैं। पर कहीं भी हमको न्यूट्रॉन का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। न्यूट्रॉन इंफॉर्मेशन इज नॉट डिपेंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा ये क्यों पढ़ा रही है मैडम, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूट्रॉन इंफॉर्मेशन इज नॉट डिपेंडिंग अपन द एटॉमिक नंबर। अब ये न्यूट्रॉन बेसिकली मदद किसके लिए आता है? न्यूट्रॉन किस लिए मदद आता है? टू मेजर द मास नंबर ऑफ द एटम, ठीक है। सो अगर मैं आपको पूछूं कि ये हाइड्रोजन में मास नंबर कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1, 2, कितना आंसर होगा? नहीं पता आपको? देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए अगेन साइंटिस्ट ने मतलब साइंटिस्ट्स ने एक प्रॉपर्टी निकाली विच इज आइसोटॉप। देखिए ये पॉइंट्स से हम बचपन से पढ़ते आते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, पर हमको इसका यूज ही नहीं पता रहता।
सो आज हम यूसेज के साथ साथ पढ़ते जाएंगे जिससे आपको होल केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी लग जाए। देखिए, आइसोटॉप्स का यूज कहाँ होता है? पहले बताइए कि आइसोटॉप का मतलब क्या होता है? नहीं पता मैडम? देखिए, मैं बता देती हूँ। आइसोटॉप एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनिए। आइसोटॉप्स एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी होती है जहां एलिमेंट्स का जो आप समझ सकते हो कि एटॉमिक नंबर है, या फिर मैं बोलूँ कि वही एलिमेंट में कितने पॉसिबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ सकते हैं, वो बताता है आइसोटॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी एलिमेंट का आप अगर आइसोटॉप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितने आइसोटॉप कैरी करता है, वो डिपेंड उस एलिमेंट में रहता है। आइसोटॉप्स का भी टाइप होता है, पर अभी मैं टाइप्स नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बहुत हायर स्टैंडर्ड का है, वो आपको ज़्यादा बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज रहोगे। बस अब समझो कि आइसोटॉप का यूज़ कहाँ होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये समझ नहीं आता। ठीक है, अब आपको आइसोटॉप पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए तो ना बोलेगा अरे आइसोटॉप कौन पढ़ेगा, आइसोटॉप कौन पढ़ेगा, कैसे वर्ड से देते हैं इस बुक में। पर अभी अब से मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आइसोटॉप का अगर यूजेस पता चल गया आपको, कोई भी थिंग का अब अगर आपको यूज़ पता चल जाता है तो उसको पढ़ने का अलग ही मजा आता है। सो अगर आइसोटॉप का यूज़ मैं आपको बता दूँ, अब आपका आइसोटॉप का डेफिनेशन तो क्लियर हो गए, साथ साथ आइसोटॉप को यूज़ करने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। तो बेटर अच्छे समझिए। देखिए, आइसोटॉप, ये जो आइसोटॉप है, ये आइसोटॉप का डेफिनेशन मैंने क्या बताया? द एलिमेंट, और मुझे बताना चाहिए द सेम एलिमेंट having different mass number, you can say। अब मास नंबर क्या होता है ये भी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप, और ये होता इसीलिए है, एंड इट इज ड्यू टू, पहले लिख लीजिए ना, इट इज ड्यू टू, मैं लिखने का टाइम नहीं है आपको, इट इज ड्यू टू न्यूट्रॉन्स नंबर difference, you can say neutrons number difference, पहले लिख लीजिए। लिख लिया, मिटा दो इसको, मिटा दो क्या, मिटा दो। आप तो पॉज करके लिख सकते हो, है ना, क्लास थोड़ी ना कैसे मैं वेट करूँ आप लिखो फिर बताओ। ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, मैंने क्या लिखा कि ये आइसोटॉप होता क्या है, एक ही एलिमेंट की बात होती है, उस एलिमेंट का पॉसिबल आइसोटॉप कैसे बनता है, उसका मास नंबर चेंज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं कि लेट्स डिस्कस हाइड्रोजन पॉसिबल आइसोटॉप, ये मैंने स्कूल में पढ़ाया था। लेट्स डिस्कस हाइड्रोजन पॉसिबल आइसोटॉप। देखिए, हाइड्रोजन का ही बेसिक एग्जांपल दिया जाता है, तो आई होप आपको पता होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटियम, जिसको हाइड्रोजन के नाम से बुलाया जाता है, क्या से, प्रोटियम के बाद आता है ड्यूटेरियम, देन आता है आपका ट्राइटियम, ट्राइटियम। देखिए, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम क्या है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ही होता है ट्विस्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम
इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब तक रिएक्शन में नहीं आएंगे ये एलिमेंट्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल कंडीशन में सेम ही रहेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स will be one only. It will not change up to any reactive phase. रिएक्टिव फेज मतलब जब तक ये रिएक्शन के प्रोसेस तक ना पहुंच जाए, मतलब हाइड्रोजन अगर आयन बन जाए तो H+H- ऐसे दिखेगा। अगर हाइड्रोजन एटम से मतलब एटम बन के अगर मॉलिक्यूल में जुड़ जाए तो भी वो अलग दिखेगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखने को मिल सकती है, वो हम पढ़ेंगे। पर जब तक उसमें रिएक्शन ना हो एलिमेंट्स में, तब तक वो क्या रहते हैं, न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं एलिमेंट, सिंगल स्टेट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन का वो कितना रहेगा, 1, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसी को बोलते हैं 1s1। अब देखिए बस, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इसमें ये चेक करना है, इसमें ये चेक करना है कि every isotope of hydrogen contains 1 electron, but it doesn't contains same number of neutrons. प्रोटॉन भी सेम ही होंगे, which is 1 only. प्रोटॉन भी सेम होगा 1, ड्यूट्रियम में भी प्रोटॉन 1 ही होगा, ट्राइट्रियम में भी प्रोटॉन 1 ही होगा। पर अगर मैं न्यूट्रॉन तक पहुंचाऊं, मतलब न्यूट्रॉन की बात बोलूँ आपको पूछूं, तो न्यूट्रॉन प्रोटियम के केस में 0 होता है और ड्यूट्रियम के केस में 1 होता है, वही ट्राइट्रियम के केस में 2 होता है। कुछ समझ आ रहा है? न्यूट्रॉन से डिपेंड हो रहा है मास नंबर। अगर प्रोटॉन की बात हो रही है, प्रोटियम में प्रोटॉन की बात हो रही है, तो आपका मास नंबर हो जाएगा, इसका मास नंबर लिख देती हूँ, पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इज मास नंबर, फिर आप पूछोगे कि मैडम बताएंगे मास नंबर क्या होता है। देखिए मास नंबर आपका एटम्स में वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस करने से सम आता है, और उसी सम को हम मास नंबर बोलते हैं। इसी मास नंबर का एक और नाम होता है जिसको प्यार से हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस, बस देख लीजिए न्यूक्लियस। मास नंबर कोई मतलब पर्टिकुलर मास से ही रिलेटेड बात नहीं हो रही है, पर हाँ इस मास नंबर के साथ आपका इन फ्यूचर जब हम एवोगाड्रो कांस्टेंट को यूज़ करके जो हम अपना वैल्यू निकालेंगे वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू मास नंबर, और ये मास नंबर होता क्या है, क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये जो न्यूट्रॉन है ये डिपेंड करता है आइसोटॉप, मतलब ये आइसोटॉप हाइड्रोजन का फर्स्ट है, देन ये सेकंड है, ये थर्ड आइसोटॉप, ये सब आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, ये एक ही एलिमेंट से बिलोंग करता हुआ अलग अलग आइसोटॉप है। ठीक है, फर्स्ट आइसोटॉप में न्यूट्रॉन एक था, प्रोटॉन एक होगा, इलेक्ट्रॉन एक होगा, स्टेबल कंडीशन नहीं है, पर हाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब सेम कंडीशन में एक एटम में पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट में होता है एटम, उसका एलिमेंट बोलते हैं। इतना तो बताइए भैया। अब देखो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटॉप है किसके, हाइड्रोजन के। इसका मास नंबर वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, मतलब अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करूँ, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब मैं दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास मास नंबर फॉर दिस प्रोटियम हाइड्रोजन आइसोटॉप आ जाएगा 1, क्योंकि 1 + 0 1 ही होता है। ड्यूट्रियम के लिए आपका मास नंबर आ जाएगा 2, और ट्राइटियम के लिए मास नंबर आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस होता है। अब देखिए इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि जब मास नंबर डिफरेंस आ रहा है आइसोटॉप्स में, आइसोटॉप्स का काम ही होता है अलग अलग मास नंबर को शो करना, सेम एलिमेंट। मतलब अगर आप पूछोगे कि क्या आइसोटॉप हर एलिमेंट में होता है मैम, यस, हर एलिमेंट का अपना अपना आइसोटॉप होता है। ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप है तो हीलियम का भी 3 हो, लिथियम का भी 3 ही हो। अलग अलग एलिमेंट में आइसोटॉप्स का क्वांटिटी अलग अलग होता है। अब
118 एलिमेंट्स का तो ऐसे बात नहीं करूँगी इस वीडियो में, पर हाँ समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया, तो आपको क्लियर हो जाए कि एसिटॉप का यूज़ कहाँ होता है। ये मास हम लोग को चेंज करता है। एक ही एलिमेंट की बात हुई है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप निकले और इसी आइसोटॉप में हमने क्या देखा, न्यूट्रॉन चेंज हुए। और आपको तो पता ही होगा, मतलब अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि ये जो न्यूट्रॉन है यही आपका मतलब टारगेट रहता है हमारा कि इस न्यूट्रॉन से इन फ्यूचर हमारा क्या निकल जाए, क्या निकल जाए। अगर मैं न्यूट्रॉन लूँ और प्रोटॉन लूँ तो दोनों को प्लस करके न्यूक्लियस का अंदर कितना पार्टिकल है ये निकाल सकते हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल को पता है तो उससे रिलेटेड चार्ज का भी तो वैल्यू पता होगा, तो उससे मैं इजीली क्या निकाल लूँगी, मास। क्योंकि एवरी पार्टिकल हैज़ अ चार्ज एक्सेप्ट न्यूट्रॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन का न्यूट्रल वैल्यू होता है, इसलिए इसमें नेग्लिजिबल मास होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। जो भी न्यूक्लियस में आपका मास रहता है, जिसकी वजह से रहता है, उसे प्रोटॉन की वजह से रहता है, बीच में पाया जाता है प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन में अगर मैं एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन लगाऊँ तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 है ना। अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास मीन्स एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एलिमेंट। ठीक है, इतना लिखिए, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। क्लियर है, देखिए